हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ब्रिटिश सोशो इकोनॉमिक सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने इसका सोशल सिस्टम किया एंड आज हम करेंगे ब्रिटिश का इकोनॉमिक सिस्टम। जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। अगर हम किसी सिस्टम के पॉलिटिकल सिस्टम को समझना चाहते हैं तो उसके लिए इकोनॉमिक सिस्टम को भी समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं वो डिसीजन क्या होते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। आपकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जी, आपके पॉलिटिकल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। अगर हम अमेरिका को कहते हैं वो सुपर पावर बन चुका है क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है। लाइक दिस, जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश भी पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इसकी जीडीपी बहुत ही ज्यादा बड़ी है। इतनी जीडीपी है, इससे ट्रेड बहुत ज्यादा है जिससे बहुत सारी इकोनॉमीज को बेनिफिट हो रहा है। तो ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक सिस्टम है जी, इकोनॉमिक सिस्टम इसके पॉलिटिकल सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो पहले इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है? जब हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हम प्रोडक्शन की, एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक इनपुट्स की, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, वो इकोनॉमिक इनपुट्स हैं। इन इनपुट्स को हम कैसे एलोकेट करेंगे, फिर उसके बाद जो प्रोड्यूस होता है, आउटपुट आता है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो इसको कंज्यूमर गुड्स में, कैपिटल गुड्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद एक इकोनॉमी में जो उसकी गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करती है, उसका सॉल्यूशन ही इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। जिसमें कहा जाता है कि इकोनॉमी के रिगार्डिंग उस कंट्री के क्या डिसीजंस हैं, वो अपनी पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, इसको कैसे सॉल्व करती है। जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक सिस्टम है जी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें फ्री ट्रेड, ओपन कंपटीशन किया जाता है। तो जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल बायस्ड होते हैं, क्योंकि जो डिसीजंस है ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रोसेस है उससे पास आउट होते हैं। अगर एक इकोनॉमिक डिसीजन लेना है, मान लो हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी हो, तो ये डिसीजन कौन लेता है? उस देश की गवर्नमेंट लेती है। तो ये क्या बन गया? एक पॉलिटिकल प्रोसेस बन गई। तो एक इकोनॉमी की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर उसकी इकोनॉमी प्रोस्पर है तभी जाकर वहां की जो पॉलिटिक्स होगा, पॉलिटिकल सिस्टम होगा, वो स्टेबल गवर्नमेंट होगा। तो जो ब्रिटिश का इकोनॉमिक सिस्टम है इसकी क्या क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट वन इज डेंसली पॉपुलेटेड एंड अर्बनाइज्ड सोसाइटी। जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश में पॉपुलेशन है डेंसली पॉपुलेटेड है। वर्ल्ड की वहां पर 0.87% पॉपुलेशन है वहां पर रहती है, लेकिन वहां पर जो डेंसिटी है वो कितनी है? 727 पीपल पर स्क्वायर माइल्स। तो इतनी ज्यादा स्क्वायर माइल्स में लोग रह रहे हैं। अगर पॉपुलेशन अपने एरिया के अकॉर्डिंग ज्यादा होगी तो वहां के लोगों की डिमांड्स भी ज्यादा होंगी। वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। वहां पर क्या है? सी रूट होने की वजह से जो ट्रेड है वो बहुत इजीली हो जाता है, इसीलिए ब्रिटिश डेवलप इकोनॉमी बन पाया है। और जो पॉपुलेशन है मोस्टली अर्बनाइज्ड है। 83.2% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है। अगर कोई पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहेगी तो उस इकोनॉमी की डिमांड भी ज्यादा होगी, जिस वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे इकोनॉमी डेवलप होती है। तो वहां पर अपने ही इकोनॉमी डिमांड की कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट इज हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। जो ब्रिटिश है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ आया था? वो भी ब्रिटिश में ही आया था। जब किसी को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग पता तक नहीं था, तब उस सेंचुरी में वहां पर क्या आ गया था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई थी। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो भी ब्रिटिश में आई थी इन 18th सेंचुरी में। वहां पर उस टाइम भी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं,
कार्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, इनकी प्रोडक्शन बहुत हायर लेवल पर प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो गई थी। वहां का टेक्सटाइल भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वहां की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ओनली एंड ओनली 1.05% लगी हुई है। जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया जिसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही काम कर रही है। इंडिया में आज भी 45% पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो इंडस्ट्री में कितने हैं 18.12% एंड सर्विस सेक्टर में कितने हैं 80.83%। तो इस तरह एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर में से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में है। पहले इंडस्ट्री सेक्टर में थी, इन्होंने इंडस्ट्री के साथ साथ सर्विस सेक्टर को भी साथ ही डेवलप करना शुरू कर दिया, जिस वजह से वहां में बैंकिंग है बहुत ज्यादा फाइनेंशियल हब बन चुका है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग जो इसके प्रोमिनेंट सर्विस सेक्टर हैं। वहां पर केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, कार्स, ट्रैक्टर्स, कंप्यूटर, एरोप्लेन, इन सब की बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। वहां की इंडस्ट्री इनको बहुत टाइम से प्रोड्यूस करती आ रही है। नंबर थर्ड, ट्रेड पोजीशन ऑफ यूके। जो यूके की ट्रेड पोजीशन है वो कैसी है? जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में हम देखते हैं तो ब्रिटिश क्या करता है, जो गुड्स का एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में इसका 10th रैंक है एंड सर्विस सेक्टर में 2nd रैंक है। इसका मीनिंग क्या हो गया, ब्रिटिश आज भी सबसे प्रोमिनेंट एक्सपोर्टर बना हुआ है। जो ब्रिटिश है पहले ये माना जाता था कि जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी जी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहां से रॉ मटेरियल लेकर आता है और फिनिश्ड गुड है उनको सेल कर देता है। हम भी किसी टाइम ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करते थे। इस तरह से क्या करता था, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इसकी कॉलोनीज हैं, उनको एक्सप्लॉइट करता था। लेकिन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं, कॉलोनीज हैं, वो इंडिपेंडेंट होगी, उसके बाद भी ब्रिटिश ने अपनी पोजीशन को मेंटेन किया हुआ है। इस तरह ब्रिटिश आज भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। जे पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड जे 3.5% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है। नेक्स्ट हम ये कहते हैं इसमें जो एक्सपोर्ट है वो मशीनरी का हो रहा है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट का हो रहा है, केमिकल्स का हो रहा है, जो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट पर अपनी इंडस्ट्रीज हैं इनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। इसके बैंकिंग सर्विसेज है, शिपिंग की हो है, इसको भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तभी तो सर्विस में जिस सेकंड नंबर पर एक्सपोर्टर है जो यूके है, जो फाइनेंशियल हब बना हुआ है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इस तरह यूके ने अपनी पोजीशन को मेंटेन किया हुआ है। नेक्स्ट इज लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। जो यूके की इकोनॉमी है ये क्या है, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है। ये भी फ्री ट्रेड, ओपन कंपटीशन में बिलीव करती है। इसकी पॉलिसीज है वो भी किस पर बेस्ड है, ऑन फ्री ट्रेड एंड ओपन कंपटीशन। इसलिए इन्होंने अपनी कंपनीज हैं, इन कंपनीज को बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दे रखी है, फ्रीडम दे रखी है, जिस वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है और इकोनॉमी में जो गुड्स है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी और उसका साइज भी इनलार्ज हो जाता है। लेकिन इसकी कमी भी है, इसके साथ ही इन्फ्लेशन रेट भी इंक्रीज हो जाता है, जो ब्रिटिश में आज भी प्रॉब्लम बना हुआ है, हाई इन्फ्लेशन रेट। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। जो वहां पर सोसाइटी है वो रेशियो के नाम पर डिवाइड नहीं है, बल्कि वहां का जो डिवीजन है वो डिवीजन इकोनॉमिक बेसिस पर है। वहां पर जो इकोनॉमिक बेसिस पर डिवीजन की गई है उनमें भी कोई क्लास स्ट्रगल नहीं है। तो वहां पर कोई क्लास स्ट्रगल नहीं है। जैसे अमेरिका में लोग बहुत ज्यादा वायलेंट हैं, लेकिन वहां के लोग क्या है, टॉलरेंट पीपल है, इसलिए वो ज्यादा रेडिकल चेंजेस को फेवर नहीं करते हैं। जो सोसाइटी है इकोनॉमिकली डिवाइड है, जैसे कुछ हायर प्रोफेशनल है,
कुछ स्किल्ड क्लास में आते हैं, कुछ अनस्किल्ड क्लास में आते हैं। इस तरह उनकी सोसाइटी डिवाइड की गई है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन ब्रिटिश। ब्रिटिश में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन स्टिल जहां पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है वो भी बहुत ज्यादा है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनमें से ब्रिटिश में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज प्रिवेल करती है। जो इनइक्वालिटीज को मेजर करने के लिए गिनी कोएफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू 0.35 है, मींस यहाँ पर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज प्रिवेल करती हैं। इसका एक कॉज होता है प्राइवेटाइजेशन। वहां पर बहुत ज्यादा मिलेनियस लोग रहते हैं, तो इसलिए वहां के लोग हैं उनके पास बहुत ज्यादा इनकम इनइक्वालिटीज है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा वेल्थ है और कुछ बहुत ज्यादा पुअर है, तो इसलिए इसको मोस्ट अनइक्वल डेवलप्ड कंट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ट्रेड यूनियन का ओरिजिन है इनफैक्ट ब्रिटिश से ही होता है, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड यूनियन इनको दी गई है। कोई भी ट्रेड के लोग हैं वो अपनी ट्रेड यूनियन को फॉर्म कर सकते हैं। इस तरह जो लेबर क्लास है वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो जहां पर एक फेमस ट्रेड यूनियन है ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही बड़ी ट्रेड यूनियन है। नेक्स्ट इज नेशनलाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। वहां पर वैसे तो लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, फिर भी पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड किया गया, नेशनलाइज किया गया, क्योंकि वहां पर जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए नेशनलाइजेशन करनी बहुत जरूरी होगी। तो इन्होंने आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी का मॉडल है इसको अपनाना शुरू कर दिया, जिस वजह से इन्होंने कोल, स्टील, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी को नेशनलाइज कर दिया। पहले जो प्राइवेट सेक्टर्स के हेड में थे, अब जो क्या बन गए थे, नेशनलाइज हो गए थे। लेकिन आज के टाइम में फिर प्राइवेटाइजेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। ये सब कुछ क्यों कर रहे थे? ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो सके। एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर सर्विसेज, वहां पर वेलफेयर सर्विसेज पर बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है। वो एक लिबरल एंड वेलफेयर स्टेट है जिसमें सोशल सिक्योरिटी पर बहुत खर्चा किया जाता है। अगर हम अनएम्प्लॉयड हो गए तो इस केस में भी हमको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, ओल्ड एज पेंशन दी जाती है, सिकनेस में हमको सोशल सिक्योरिटी दी जाती है। तो इतनी ज्यादा सोशल सिक्योरिटी पर एक्सपेंडिचर किया जाता है कि हर साल अप्रोक्सीमेट जो वहां की इकोनॉमी का, वहां के गवर्नमेंट का बजट होता है उसका 30 to 40% ओनली एंड ओनली वेलफेयर सर्विसेज पर ही खर्च किया जाता है। 2020 में जब कोविड-19 आया था, इस पेंडेमिक में इन्हों का 52% सोशल सिक्योरिटी पर, वेलफेयर सर्विसेज पर खर्च किया था। तो ये एक बहुत ही वेलफेयर स्टेट है जिसमें रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो हम यही कंक्लूड कर सकते हैं जो ब्रिटिश की इकोनॉमी है ये बहुत ही लार्ज साइज है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है जिसमें आज के टाइम में सर्विस सेक्टर है जो डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है। वहां पर ओपन कंपटीशन, फ्री ट्रेड है, लेकिन स्टिल इनइक्वालिटीज की, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स भी प्रिवेल कर रही हैं। विद दिस हमारा ब्रिटिश सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है इसका टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।